मैं मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है मोनूमेंट्स ऑफ राजस्थान का, वीएससी का, वैल्यू एडेड कोर्स का जो मोनूमेंट ऑफ राजस्थान का जो पेपर होने वाला है, राजस्थान के प्रमुख स्मारक, उससे संबंधित आपके सामने जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और सिलेबस मैंने आपके सामने सारे करवा दिए हैं। बस आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बचे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको इस क्लास में करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। आप सभी को पता, अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करने का टारगेट ले रखा है। कितने? 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करने का टारगेट ले रखा है। तो आप सब मिलकर भाई इस टारगेट को पूरा करेंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो, ताकि 25,000 सब्सक्राइबर वो अपन पूरा कर सकें भाई, टारगेट को अचीव कर सकें, है ना। आप सब मेहनत करोगे, आप सभी मेरी मदद करोगे, तभी तो अपन इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर फ्लिपकार्ट मित्रा से प्रोडक्ट खरीद लो। और अगर आपको ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपको डाउनलोड करनी है, कहाँ से पढ़नी है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन पे पहुँच जाओगे। पहुँचने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे यहाँ पर आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा। कौन सा? कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना और सर्च करना मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पर आपके सामने पीडीएफ दिखाई देगी, मोनूमेंट्स ऑफ राजस्थान फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से। इस पर आपको क्या कर देना भाई, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार की पीडीएफ पर पहुंच जाओगे और जाकर फिर आपको पढ़ लेनी है भाई पूरी की पूरी पीडीएफ। काफ़ी बार आप क्या गलती करते हो, एम बड़ा लिख देते हो, मत लिखना, छोटा लिख देना, या राजस्थान लिखकर भी सर्च करोगे तो आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। चलिए भाई, अब क्लास को शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट है फोर्ट्स एंड फोर्टिफाइड टाउन से संबंधित, दुर्ग और दुर्गीकृत आपके सामने जो नगर होते हैं उससे संबंधित प्रश्न है। पहला है, व्हाट इज ए फोर्ट? किला क्या होता है? किला क्या होता है भाई? ए फोर्ट इज अ फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर द डिफेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए करूँगा। एक किला है ना, ए फोर्ट इज अ फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर बिल्ट फॉर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक किले का निर्माण किस चीज़ के लिए होता है भाई? आपके सामने डिफेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए होता है। डिफेंस मतलब रक्षा करने के लिए, और आपके सामने प्रशासन के प्रयोजन के लिए होता है। मतलब कोई एक किलों को निर्माण करेगा, ठीक है, एक किला का निर्माण किया गया। अब किले का निर्माण क्यों किया जाता है भाई आपके सामने? ताकि उसके अंदर जो राजा है, जो सेना है, और जो प्रजा होती है भाई आपके सामने, जो मुख्य मुख्य लोग होते हैं, जो आपके साथ क्या हो सके, उस किले के अंदर रह सके और किले के अंदर रह सकें। अगर किले के अंदर रहेंगे तो भाई उनकी रक्षा करना किसका काम होगा भाई? उसके बाहर का जो मजबूत आवरण है, जो निर्माण किया गया है, वो जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर रहने वाली प्रजा और जनता वो खुश हो, सुरक्षित रहेगी। इसीलिए आपके सामने उसका निर्माण किसके लिए किया जाता था? जनता की और प्रजा की रक्षा करने के लिए और प्रशासन को चलाने के लिए। क्यों? राजा भाई आपके सामने सुरक्षित रहेगा, उसके अंदर के सैनिक या महत्वपूर्ण मंत्री सुरक्षित रहेंगे, तभी तो राज्य अच्छे से चल पाएगा। तो इसीलिए दोनों पर्पज के लिए यूज किया जाता। नेम ए डेजर्ट फोर्ट, मरुस्थलीय किले का नाम बताइए। राजस्थान के अंदर कौन सा ऐसा आपके सामने मरुस्थलीय किला है, उसका क्या नाम, उसके बारे में आपको बताना है। जैसलमेर फोर्ट इज ए लिविंग डेजर्ट फोर्ट। मतलब जैसलमेर का जो किला आपके सामने, कौन सा किला? जैसलमेर का आपके सामने जो किला है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों भाई लिविंग फोर्ट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जैसलमेर का जो दुर्ग है वो जीवित किला है। पहली बात तो जैसलमेर का किला एक मरुस्थल में बना हुआ है। राव जैसल के द्वारा 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था, 11वीं शताब्दी के अंदर, और पीले पत्थर से बना हुआ है। किस पत्थर से बना हुआ भाई? पीले पत्थर से बना हुआ, पीला बलुआ, जो बलुआ पत्थर होता है, उससे इसका निर्माण हुआ है। साथ के साथ इसको किसके नाम से जाना जाता है भाई आपके सामने? इसको ये आपके जैसे इस पे इसके पत्थरों पर आपके सामने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इसके अंदर से सोने जैसी चमक निकल के आती है ना, सोने जैसा ये चमकता है। तो और साथ के साथ इसके अंदर जनता भी रहती है, इसके अंदर प्रजा, आज भी लोग हैं वो रहते हैं, इसीलिए इसको जीवित किले के नाम से जाना जाता है। क्यों? जनता है या लोग वो अभी भी रहते हैं इसके अंदर। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, वाई इज चित्तौड़ फेमस? चित्तौड़ की क्यों फेमस है?
इट सिंबलाइज द राजपूत वेलर एंड सेक्रीफाइस। भाई चित्तौड़गढ़ है वो किस चीज़ के लिए फेमस है आपके सामने, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आपके सामने चित्तौड़गढ़ का किला है जो दिखाई है, और वहाँ से आपके सामने जो राजपूत जो है लोग हैं, जो मेवाड़ राज्य पर राज करने वाले जितने भी शासक हैं वो चित्तौड़गढ़ किले से आपके संबंध रखते थे। और वो किला फेमस है आपके सामने किसके लिए, जो राजपूत जो राजा थे उनके द्वारा जो शौर्य का प्रतीक दिया गया था, उनके द्वारा सेक्रीफाइस किए गए थे, उस कहानी के लिए आपके सामने प्रसिद्ध है। अगले वाला है स्पेसिफिक फीचर ऑफ द रणथंबोर। रणथंबोर का क्या विशेष, स्पेशल फीचर ऑफ रणथंबोर, रणथंबोर की क्या विशेषता है। रणथंबोर हिल फोर्टेड विद द स्ट्रॉन्ग डिफेंस। रणथंबोर अब आपके सामने जो अरावली की पहाड़ियां हैं उस पर बना हुआ है, मतलब अरावली की जितनी भी पहाड़ियां हैं, अरावली की जो पहाड़ियां देखने को मिलती हैं उनके ऊपर इसका निर्माण है। अब कोई भी किला है उसको पहाड़ियों के ऊपर निर्माण किया गया, तो भाई एक बात सोचो, थारो घर अगर कोई पहाड़ पर है तो कोई भी आदमी ऊपर चढ़ के जाओ जोर आओगे ना, तो वही बात है, इस किले का भी निर्माण आपके सामने पहाड़ के ऊपर किया गया है। इसीलिए क्या होता है भाई आपके सामने इस पर जो चढ़ना या इस दुर्ग को फतेह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ के साथ इसके आसपास आपके सामने क्या देखने को मिलता है भाई, वन भी देखने को मिलता है। क्यों, पहाड़ होगा तो पहाड़ आसपास क्या होंगे, पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं। तो इस किले को, रणथंबोर किले को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये किसके ऊपर था भाई आपके सामने, पहाड़ियों के ऊपर दिखाई देता, पहाड़ियों के ऊपर था। इसलिए इसका जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। क्या था, इसका जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत था। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वॉल, पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन से दुर्ग की है ना, किसकी है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट हैज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल। कौन से दुर्ग की है भाई आपके सामने, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है आपके सामने उसकी जो क्या है, जो दीवार है वो दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजसमंद जिले के अंदर ये कुंभलगढ़ दुर्ग पड़ता है। और साथ के साथ महाराणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण क्या कराया गया था, आपको इसके नाम से भी पता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है, इसीलिए भी ये दुर्ग बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और ये मेवाड़ की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। जब भी मेवाड़ के किसी भी शासक के ऊपर किसी भी प्रकार का आपके सामने क्या हुआ, विकट समय आया, मुश्किल परिस्थिति आई, तो उन्होंने क्या किया, कुंभलगढ़ दुर्ग को चुना, किसके लिए, संरक्षण के लिए। संरक्षण के लिए आपके सामने वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आ जाया करते थे। समझ में आ गया। तो विकट समय की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है किसको, कुंभलगढ़ दुर्ग को। अच्छे से पढ़ लेना भाई, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये। अगले वाला, पर्पज ऑफ फोर्ट्स, किलों का क्या उद्देश्य होता है, तो जितने भी किले बनाए गए उनका क्या उद्देश्य होता है भाई, डिफेंस, गवर्नेंस एंड रिफ्यूजी। किलों का क्या उद्देश्य होता है भाई आपके सामने, रक्षा, शासन और शरण। मतलब जब विकट समय आया करता था तो सबसे पहले किले क्या भाई, जो किले की जो मजबूत परकोटा होता था है ना, आसपास की जो मजबूत दीवारें हुआ करती थी, वहां पर उनका निर्माण इस तरीके से किया जाता था कि सामने वाला का अगर गोले बारूद का भी वार करे तो उससे वो टूटे नहीं। दूसरी बात, उनको सैनिकों को कहाँ पर लगाना है उस चीज़ के लिए भी उनका मजबूत तरीके से आवरण का निर्माण किया जाता था। तो डिफेंस के लिए तो करता ही करता था, साथ के साथ उसके अंदर जो किला है उसके अंदर क्या है, राजा, और जो राजा रहा करते थे उनके मंत्री रहा करते थे, वहीं से अपना सारा का सारा प्रशासन भी चलाया करते थे। क्या करते थे, सारा का सारा गवर्नेंस और जो प्रशासन है वो भी वहाँ से चलाया करते थे। और कोई भी राजा उस पर अगर आपके सामने किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, वो मुश्किल समय में या विकट समय में आपके सामने क्या प्रदान करने का, उन सबको शरण प्रदान करने का, क्या प्रदान करने का, शरण प्रदान करने के रूप में भी काम आया करते थे किले। समझ में आ गया आपको अच्छे से। पर्पज क्या हुआ करता था, किले आपके सामने तीनों चीज में काम आते हैं, रक्षा करने का, दूसरे राजा की रक्षा करते थे, शासन करने में, और शरण की जो जब जरूरत पड़ती थी तब शरण भी प्रदान किया करते थे, शरण भी प्रदान करने का काम करते थे। अगले वाला प्रश्न है, फोर्टिफाइड टाउन मीन्स, दुर्गीकृत नगर क्या होता है। फोर्टिफाइड टाउन क्या होता है भाई, दुर्गीकृत नगर क्या होता है, क्या होता है दुर्गीकृत नगर भाई आपके सामने, टाउन्स प्रोटेक्टेड बाय द वॉल एंड बेस्टन्स। मतलब जो प्राचीर होती है, प्राचीन से सुरक्षित नगर दिखाई दे उसी को क्या कहा जाता है, दुर्गीकृत नगर के नाम से जाना जाता है। किस नगर के नाम से जाना जाता है, दुर्गीकृत नगर के नाम से जाना जाता है। ऐसा नगर जो आपके सामने ऊंची ऊंची दीवारों से,
ऐसा नगर जो आपके सामने आसपास की जो ऊंची ऊंची दीवार होती हैं, उन ऊंची ऊंची दीवारों से आपके सामने किसी भी नगर का निर्माण किया जाए, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? दुर्गीकृत नगर के नाम से जाना जाता है। कौन से नगर के नाम से? दुर्गीकृत नगर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, आपने अच्छे से इसको करके जाना है। ऐसा नगर आपके सामने जिसके ऐसा नगर या ऐसा राज्य जिसके आसपास ऊंची ऊंची दीवारें हो, उसको दुर्गीकृत नगर के नाम से अपन जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगला वाला पर्सन है मटेरियल यूज्ड कॉमनली। कौन सी सामान्य सामग्री है उसको यूज किया जाता था? जो राज्य के अंदर आपके सामने किसी भी प्रकार का जो दुर्ग होता था, उसके अंदर कौन सी सामान्य सामग्री को यूज करते थे? कौन से सामान्य सामग्री को यूज किया जाता था दुर्गों के निर्माण में? बलुआ पत्थर को और ग्रेनाइट को। किसको यूज किया जाता? सैंड स्टोन और ग्रेनाइट को यूज किया जाता था। किसको? सैंड स्टोन और ग्रेनाइट है, सैंड स्टोन और ग्रेनाइट है, उसका आपके सामने उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के मटेरियल का यूज किया जाता था इसके निर्माण में। किसके? किलों के निर्माण में। किसके अंदर? किलों के निर्माण में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है हिल फोर्ट एडवांटेज। दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग का क्या लाभ होता है? तो पहाड़ी दुर्ग होते हैं भाई, उनका क्या लाभ होता है? नेचर, डिफेंस एंड विजिबिलिटी। मतलब जो पहाड़ी दुर्ग होते हैं भाई आपके सामने, उनमें क्या होता है? प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान होती है। क्या होती है? प्राकृतिक जो सुरक्षा है वो प्रदान करने का काम करता है। क्या काम करता है भाई? प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों? कोई भी दुर्ग वो पहाड़ी के ऊपर होगा तो ऊंचाई पर होगा, ऊंचाई पर होगा तो आपके सामने जो सेना है, विपक्षी सेना है या जो आपके सामने जो आक्रमण करेगी, वो उसको नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो ऊपर से एडवांटेज मिलता है उसको। समझ में आ गया? साथ के साथ आसानी से उस पर आक्रमण करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। तो प्राकृतिक रूप से आपके सामने संरक्षण प्रदान करने का काम करते हैं कौन? पहाड़ी दुर्ग। समझ में आ गया? पहाड़ी दुर्ग का यही काम होता है कि वो आपके सामने नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो सुरक्षा है वो प्रदान करने का काम करते हैं। अगले वाला पर्सन आपके सामने यूनेस्को हिल फोर्ट्स। यूनेस्को दुर्ग क्या होते हैं? क्या है भाई यूनेस्को दुर्ग? 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग है ना, जिनको आपके सामने किस में दर्ज किया गया है? यूनेस्को दुर्गों के रूप में दर्ज किया गया। अब यूनेस्को दुर्ग क्या होते हैं भाई? यूनेस्को एक संस्था है जो प्राचीन कोई स्मारक है, प्राचीन आपके सामने कोई दुर्ग हैं, उनको संरक्षित करने के लिए आपके सामने इस प्रकार की एक संस्था बनाई गई, उसको यूनेस्को दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हवेली एंड विक्ट्री मोनूमेंट से संबंधित पर्सन है। पर्सन है व्हाट इज हवेली। हवेली क्या होती है? ट्रेडिशनल मर्चेंट मेंशंस। मतलब हवेलियाँ क्या हुआ करती है भाई आपके सामने? जो व्यापारी वर्ग होता था ना, वो अपने रहने के लिए, धन की रक्षा करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए आपके सामने जो भवनों का निर्माण करता था, उसको किसके नाम से जाना जाता है? हवेली के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग प्रकार का जो ब्राह्मण बहनियाँ होया करता ना भाई, उनका जिनका पास अच्छा जोर का पिसा होया करता, वह आपका आवास के लिए क्या करा करता भाई? आपके सामने हवेलियाँ को निर्माण करा करता। और ब्राह्मण बहनियाँ क्यों? जो भी जाति है या फिर जो भी लोग हैं जिनके पास भाई व्यापार करते थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था, और खास करके शेखावाटी और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर किसका निर्माण कराते थे भाई? हवेलियों का निर्माण कराते थे। तो आपने शेखावाटी क्षेत्र में मंडावा, नौलगढ़ और आपके सामने सुल्ताना, इधर की साइड आपका जो सीकर का क्षेत्र है, इसमें आपने काफ़ी हवेलियों वाले क्षेत्र देखे होंगे। क्या आपके भी गाँव में कोई हवेली है तो जरूर से कमेंट करके बताना मुझे। अगले वाला प्रश्न है शेखावाटी हवेलियाँ फेमस फॉर। शेखावाटी की हवेलियाँ किस चीज़ के लिए फेमस है? तो फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए? पेंटिंग के लिए। फ्रेस्को पेंटिंग्स इनको बोला जाता है, मतलब भित्ति चित्रों के लिए। थारा भी गांव में कोई ना कोई हवेली होगी, वो हवेली पर देखो कोई तो कोई मोरिया को चित्र बन रहे है, कोई महिला मट को लेके सिर पर जारी है वो चित्र बन रहा है, या और कोई चित्र बन रहे होगो, है ना ऐसा। तो शेखावाटी की हवेलियाँ किस चीज़ के लिए फेमस है भाई आपके सामने? अपनी फ्रेस्को पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए? फ्रेस्को जो पेंटिंग्स होती हैं उसके लिए फेमस है शेखावाटी की हवेलियाँ। अब उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के भित्ति चित्र बनाए गए हैं, शेखावाटी हवेलियों के अंदर अलग अलग प्रकार के भित्ति चित्र बनाए गए हैं, उसके लिए प्रसिद्ध हैं आपके सामने शेखावाटी की हवेलियाँ। अगले वाला प्रश्न है जैसलमेर हवेलिया स्टोन। जैसलमेर की जो आपके सामने हवेलियाँ हैं उसके अंदर किस प्रकार का आपके सामने पत्थर का उपयोग किया जाता है? कौन से पत्थर का यूज किया जाता है? येलो स्टोन का। कौन सा स्टोन का भाई आपके सामने? येलो स्टोन का प्रयोग किया जाता है। कौन से स्टोन का उपयोग किया जाता है? येलो स्टोन का, मतलब पीले पत्थर का आपके सामने प्रयोग किया जाता है। पीला बलुआ पत्थर है उसका आपके सामने इसमें प्रयोग किया जाता है जैसलमेर की हवेलियों के अंदर।
कौन से पत्थर का? पीले बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। जैसलमेर की हवेलियों के अंदर पीले पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है पर्पज ऑफ हवा महल। हवा महल का क्या उद्देश्य होता है? वेंटिलेशन फॉर द रॉयल लेडीज, मतलब हवा महल के अंदर आपके सामने दो कारणों के लिए हवा महल का निर्माण किया था। एक तो जो राजकुमारी या फिर आपके सामने जो रानियां हुआ करती थी, है ना, जो उनको क्या है, अगर बाहर जो सड़क पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के कोई जुलूस या उत्सव चल रहे होते थे, उनको देखने के लिए, क्योंकि वो उनमें शामिल तो नहीं हो पाती थी, इसलिए उनके बाहर के दृश्य देखने के लिए उनका निर्माण किया गया था। और साथ के साथ आपको पता भाई, राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु है, उसको हवा वगैरह प्रदान करने के लिए भी आपके सामने हवा महल का बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था भाई? हवा वगैरह प्रदान करने के लिए भी हवा महल है उसका आपके सामने निर्माण कराया गया था। वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए रॉयल लेडीज को जो आपके सामने हवा महल है उसका निर्माण कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके देख के चले जाना। अगले वाला है विक्ट्री टावर एग्जाम्पल फॉर। विजय स्तंभ किस चीज़ का उदाहरण है? विजय स्तंभ आपके सामने भाई किस चीज़ का उदाहरण है? विजय स्तंभ आपके सामने जो महाना कुंभा के द्वारा जो विजय प्राप्त की गई थी, उस चीज़ का आपके सामने इसका निर्माण कराया गया था, विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ है आपके सामने, जो विजय स्तंभ है उसका महाना कुंभा के द्वारा मोहम्मद खिलजी पर जीतने पर उन्होंने इसका निर्माण कराया था। जो मालवा के जो शासक उसके साथ संयुक्त इन्होंने जो आक्रमण किया था उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। साथ के साथ 1442 से लेकर 1449 तक इसके निर्माण कंप्लीट होता है और इसमें लगभग 9 मंजिल हैं। समझ में आ गया? कीर्ति स्तंभ का क्या मतलब? कीर्ति स्तंभ टाउन ऑफ फेम, कीर्ति के लिए। कीर्ति का अर्थ क्या होता है भाई? कोई यश ज्ञान और कीर्ति आपने सुना होगा। कोई भी इंसान है उसके जीवन में कितना जो समृद्धि है उसके लिए। और ये जैन मंदिर है भाई आपके सामने, एक जैन धर्म को समर्पित है आपके सामने कीर्ति स्तंभ। और काफ़ी बच्चे विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बात बता देना चाहता हूँ, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अगले वाला प्रश्न है हवेलियों के संरक्षक कौन हुआ करते थे भाई? हवेलीज पैट्रॉन, हवेली के संरक्षक कौन हुआ करते थे? वेल्दी मर्चेंट्स। देखो इसका संरक्षण का अर्थ यही है कि इनको निर्माण करने वाले कौन होते थे? इस प्रकार के जो भवन है उनका निर्माण कौन करते थे भाई? हवेली के पैटर्न्स कौन हुआ करते थे आपके सामने? जो वेल्दी मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो अमीर आपके सामने जो व्यापारी वर्ग होता था, उनके द्वारा आपके सामने इस प्रकार की हवेलियों का निर्माण किया जाता था। इनके द्वारा, जो ये अमीर सेठ हुआ करते थे ना, इनके द्वारा आपके सामने इस प्रकार की जो हवेलियां हैं उसका निर्माण हुआ करता था। वेल्दी मर्चेंट्स के द्वारा इस प्रकार की हवेलियां वो निर्मित की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से भाई इसको देख लेना। अगले वाला है आर्किटेक्चर स्टाइल। शैली क्या होती है? आर्किटेक्चर स्टाइल क्या होती है? हवेलियों के निर्माण में किस प्रकार की शैली का उपयोग किया गया था, है ना? तो किस प्रकार का राजपूत और मुगल ब्लेंड देखने को मिलता है? कौन सा? राजपूत और मुगल ब्लेंड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके सामने एक तो राजपूत हैं, वो भारत पे राज करा करते थे, और मुगलों का भी आपके सामने राज हुआ करता था। इसलिए राजस्थान के जो किलों की बात करें या हवेलियों की बात करें, आपके सामने लगभग राजपूत व मुगल में श्रेणी में देखने को मिलती हैं। ये क्या होता है भाई? जो निर्माण किया जाता है ना भवनों का, उसकी भी कोई शैलियाँ होती है अलग अलग प्रकार की। नागर शैली, वेसर शैली, है ना, आपके सामने द्रविड़ शैली, राजपूत शैली, गुज्जर शैली, ये कुछ शैलियाँ आपके सामने इनके निर्माण करने की। उसमें से जो इनका निर्माण किया गया राजस्थान के आर्किटेक्चर का, वो राजपूत व मुगल श्रेणी का बहुत ज़्यादा मिश्रण देखने को मिलता है। खास करके जो हवा महल का है तो इसी का बना हुआ है। फंक्शन ऑफ जरकोटाज, जरोखा का आपके सामने, जरोखास का क्या आपके सामने फंक्शन, क्या काम होता था? लाइट एंड एयर के अंदर। देखो जरोखा के में जो छोटी छोटी जाली छोड़ दी जाए करती ना, पहले अपना भी पुराना मकाना के अंदर देखियो, आजकल तो लोहाड़ी जाली लगाओ लगा हाँ, है ना, लेकिन पहले के एक जो क्या तो काठ की लकड़ी काट के हुआ करती थी, या फिर आपके सामने जो क्या हुआ करता था सीमेंटेड की, इस प्रकार की जालियों का निर्माण कर दिया जाता था, उनको जरोखा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, इनमें भी अलग अलग प्रकार की कलाकृतियाँ डिजाइन का निर्माण किया जाता था। और इससे क्या होता था? हवा है ताकि वो सीधी सीधा आ सके हवा, और जो प्रकाश है वो सीधा का सीधा अंदर आ सके, इसीलिए उनका निर्माण किया जाता था। तो लाइट और एयर है वो आपके सामने सीधी की सीधी अंदर प्रवेश किया कर सके, इसीलिए इन जरोखों का निर्माण किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, लाइट एंड एयर के लिए इन जरोखास का निर्माण होता था। अगले वाला प्रश्न है सिंबोलिज्म ऑफ टावर्स। जो अलग अलग प्रकार के जो स्तंभ हैं इनका क्या अर्थ है? इन स्तंभों का आपके सामने क्या अर्थ होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है? जो अलग अलग प्रकार के जो टावर्स का निर्माण किया जाता था,
इनका क्या आपके सामने महत्व था, किसके लिए किया जाता था? विक्ट्री एंड डिवोशंस के लिए। किसके लिए? जीतने के उपलक्ष्य में आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के स्तंभ है, जैसे कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, इन सब का निर्माण किया जाता था। विजय स्तंभ का निर्माण आपके सामने जीत को दिखाने के लिए किया जाता है, मारणाकुंभा के द्वारा विजय स्तंभ, इसीलिए इसका नाम है। कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के आपके सामने जो तीर्थकार हैं उनकी याद में आपके सामने उसको निर्माण किया कराया गया है, भक्ति के लिए आपके सामने उसका निर्माण कराया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रिलीजियस मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स के बारे में। किसके बारे में? रिलीजियस मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है भाई आपके सामने रिलीजियस मोनूमेंट और टेम्पल वाला। पहला प्रश्न है फेमस जैन टेम्पल्स। राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध जैन मंदिर दिखाई पड़ते हैं? कौन कौन से आपके सामने राजस्थान के प्रसिद्ध जैन मंदिर है भाई? पहला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर आपके सामने वो सबसे ज़्यादा फेमस जैन मंदिर है। क्यों फेमस है? इसके अंदर आपके सामने इसका जो परकोटा वो बहुत शानदार बनाया गया है, इसके जो मंडप है वो शानदार है, इसके अंदर जो कलाकृतियाँ की गई है वो बहुत शानदार है। मतलब अगर इसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति दिखाई पड़ेगी, मतलब इसके अंदर बहुत घनघोर शांति है इसके अंदर। लेकिन अगर बाहर से इसके आवरण को देखोगे या इसके अंदर की कलाकृतियों को देखोगे, इसका जो निर्माण कराया गया, इसकी गुंबद का निर्माण, इसके मंडप का निर्माण, इसके स्तंभों का निर्माण, वो इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, अगर आप उसको देखते हो तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। समझ में आ गया? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण किसके लिए कराया गया था भाई आपके सामने? जैन मंदिर का निर्माण जो राजस्थान की जो कलाकृतियाँ होती हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैन मंदिर है। अलग प्रश्न है, रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये भी एक प्रकार का जैन मंदिर है। ये माउंट आबू में देखने को मिलता है, ये पाली के अंदर देखने को मिलता है ना, पाली मारवाड़ के अंदर। इसके अंदर लगभग 1444 सफ़ेद संगमरमर से स्तंभों का निर्माण कराया गया है। कितना? 1444। सोचो कितना ज़्यादा पिलर ही, कितना ज़्यादा स्तंभ ही। और प्रत्येक स्तंभ है, मतलब जो जितने भी स्तंभ है उसमें से जो प्रत्येक स्तंभ है वो सबकी आपके सामने अलग अलग डिजाइन है। मतलब हर एक एक जो स्तंभ है उसकी किसी की भी डिजाइन आपके सामने अलग नहीं है, सबकी डिजाइन एक समान जैसी दिखाई पड़ती है। इसीलिए रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो फेमस अपने 1444 पिलर के लिए, और उसके अंदर जितने भी जो स्तंभ बनाए गए हैं सब के सब स्तंभों का जो डिजाइन है वो अलग अलग है। इस जो विशेषता के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है रणकपुर का जैन मंदिर। चलिए भाई, ओशियन सिग्निफिकेंस, ओशियों का आपके सामने क्या महत्व है? क्या महत्व ओशियों का? अर्ली टेम्पल कॉम्प्लेक्स, प्राचीन मंदिर समूह है पाए जाते थे किसके अंदर? ओशियो के अंदर। ओशियो नामक जगह है, ये किसके लिए भाई प्रसिद्ध है? यहाँ पर पुराने समय के जो आपके सामने टेम्पल, प्राचीन मंदिर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्राचीन समय के जो मंदिर है वो आपके सामने ओशियो के अंदर पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ओशियो कैसी कैसी जगह है। किराड़ू की शैली कौन सी है? जो किराड़ू का जो मंदिर है वो किस शैली पर बनाया गया है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो किराड़ू मंदिर आपके सामने वो किस चीज़ के लिए पसंद है भाई आपके सामने? सोलंकी स्टाइल के लिए। कौन सी स्टाइल के लिए पसंद है? सोलंकी स्टाइल के लिए आपके सामने जाना जाता है किराड़ू शैली को। कौन सी शैली को भाई? जो किराड़ू मंदिर की जो शैली है उसको सोलंकी शैली के नाम से जाना जाता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। किराड़ू मंदिर शैली है वो अपनी सोलंकी शैली के लिए जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, टेम्पल मटेरियल, जो अलग अलग प्रकार के मंदिर हुआ करते हैं उनके अंदर कौन सी सामग्री का यूज किया जाता था? मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो टेम्पल हुआ करते थे, जो मंदिर हुआ करते थे जो राजस्थान के अंदर, उनके अंदर कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता था? कौन से जो मार्बल है उसका प्रयोग किया जाता था मंदिरों के अंदर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। किसका प्रयोग किया जाता था? संगमरमर व पत्थर का प्रयोग किया जाता था। किसका? जो सफ़ेद संगमरमर, कैसा? वाइट मार्बल। कैसा भाई? वाइट मार्बल। और आपके सामने जो सैंड स्टोन है, बलुआ पत्थर है, सैंड स्टोन है, उसका प्रयोग किया जाता था। किसका? वाइट मार्बल का और जो सैंड स्टोन, संगमरमर और पत्थर का आपके सामने इसमें प्रयोग किया जाता था टेम्पल मटेरियल्स के अंदर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगले वाला प्रश्न है, टेम्पल रोल, कोई भी मंदिर है उसका क्या भूमिका होती है? टेम्पल का क्या रोल होता है? वर्कशिप एंड आर्ट, पूजा व कला के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है मंदिरों को? अलग अलग प्रकार के जो मंदिर होते हैं उनमें पूजा करने के लिए और कला संस्कृति के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध होते हैं और वर्कशिप के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होते हैं भाई? वर्कशिप करने के लिए, पूजा करने के लिए और अपने आर्ट और कल्चर के लिए फेमस होते हैं जितने भी जो मंदिर होते हैं वो।
है ना। अब राजस्थान के चाहे किराड़ू मंदिर की बात करो, चाहे दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करो, चाहे रणकपुर के जैन मंदिर की बात करो, या अन्य भी जितने मंदिर है राजस्थान में, वो सिर्फ पूजा स्थल के लिए या अपने जो उसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध नहीं है। राजस्थान के जितने भी मंदिर है ना, उन सबको इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि वो अपनी कलाकृतियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस। किसके लिए? अपनी कलाकृतियों के लिए, और सुंदर जो मीनाकारी वो कलाकृतियाँ की गई हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो राजस्थान के मंदिर हैं वो अपनी पूजा के साथ साथ कला के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। अगले वाला प्रश्न है कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ श्याम मंदिर है, कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर किस चीज़ के लिए फेमस है? कुंभ श्याम मंदिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? भाई आपके सामने वैष्णव मंदिर है। कैसा मंदिर है भाई? वैष्णव मंदिर आपके सामने कुंभ श्याम मंदिर। कैसा मंदिर है? वैष्णव मंदिर के रूप में जाना जाता है कुंभ श्याम मंदिर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई आपके सामने। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। वैष्णव मंदिर को आपके सामने कुंभ श्याम मंदिर है, वो वैष्णव मंदिर है, मतलब वहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट है। कुंभ श्याम मंदिर किसका पूजा होती है भाई? वहां पर भगवान विष्णु की वहां पर पूजा की जाती है। अगले वाला प्रश्न है आइकनोग्राफी मीनिंग्स, मतलब आइकनोग्राफी मूर्ति कला का आपके सामने क्या क्या महत्व होता है? मूर्ति कला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की मूर्ति कला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शंस एंड डिटेल्स, प्रतीकात्मक चित्रण के लिए। किस चीज़ के लिए आपके सामने आइकनोग्राफी फेमस है? अपनी प्रतीकात्मक चित्रण के लिए। किस चीज़ के लिए? प्रतीकात्मक जो चित्रण होता है उस चीज़ के लिए फेमस है आपके सामने आइकनोग्राफी। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जो अलग अलग प्रकार की जो मीनाकारी या चित्रकारी की जाती है, राजस्थान के जितने भी जो महल हुआ करते थे, या राजस्थान के अंदर जो अलग अलग प्रकार के आपके जो जितने भी जो मंदिर वगैरह हुआ करते थे, उन पे जो मूर्ति कला होती थी उस चीज़ के लिए आइकनोग्राफी वहाँ की प्रसिद्ध है। मंडप क्या होता है भाई? राजस्थान के अंदर जो मंडप परंपरा है वो क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। क्या होता है मंडप? पिलर्ड हॉल। क्या होता है भाई आपके सामने? स्तंभ युक्त सभा। क्या होती थी? स्तंभ युक्त सभा। कैसी सभा? स्तंभ युक्त सभा हुआ करती थी, उसको आपके सामने मंडप के नाम से जाना जाता है। मैं बताऊं, मंदिर है ना, ओल है ना अपने थारे घर आजकल जो ओल है ना उन्हीं मंडप बोलिया करता। कोई भी मंदिर है उसका मायने बड़ो सारो मंदिर है ना, उसके अंदर जो उनकी जो गुंबद उन टेकन के लिए अलग अलग प्रकार का जो स्तंभ जोड़ के रखा करता, उन्हीं मंडप का नाम से जाने जाए। मंदिर हुआ का एक मायने तो एक मूर्ति रखी है, मूर्ति का बाहर जो खाली जगह ना आंगन हुआ है, उन मंदिर के बाहर को उन मंडप का नाम से जाने जाए, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का क्या का स्तंभ लगा के रखे हैं। क्या करके रखा है? अलग अलग प्रकार का स्तंभ है वह लगा के रखे हैं, उन्हीं मंडप का नाम से जाने जाए। अगले वाला प्रश्न है भाई आपके सामने टेम्पल हेरिटेज वैल्यू। जो मंदिर विरासत की क्या मूल्य होते हैं? जो मंदिरों का जो बनाया गया मंदिरों की जो विरासत क्या होती है उसका क्या मूल्य होता है उसके बारे में बताना है। मंदिर विरासत मूल्य क्या होती है? आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल। कैसा होता है भाई मंदिरों की जो विरासत मूल्य कैसी होती है? आर्टिस्टिक होती है एकदम, और स्पिरिचुअल होती है, मतलब कलात्मक व अध्यात्मक दोनों देखने को मिलती है। कैसी होती है? कलात्मक। कलात्मक का क्या अर्थ होता है आपके सामने? जो अलग अलग प्रकार की कलाओं से इसका निर्माण किया जाता है। किससे निर्माण किया जाता है? अलग अलग प्रकार की जो कलाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो कलाएं और जो विरासत में इसका निर्माण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से कर लेना इसको। मंदिरों में अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, बहुत सुंदर से मंडप, गुंबद, स्तंभों का निर्माण किया गया है। साथ के साथ अध्यात्म, पूजा पाठ के तो स्थल होते ही होते हैं जितने भी मंदिर हैं राजस्थान के अंदर वो। चलिए भाई यूनिट नंबर 4 की बात करें, जहाँ पर वाटर आर्किटेक्चर और डैम्स के पर्सन आते हैं। किसके? वाटर आर्किटेक्चर और डैम्स के पर्सन आते हैं। किसके? वाटर आर्किटेक्चर और डैम्स के पानी के जो बांध होते हैं उसके संबंधित पर्सन आते हैं। पहले पर्सन है व्हाट इज बावड़ी। बावड़ी क्या है भाई आपके सामने? कौन सा पर्सन है? बावड़ी। व्हाट इज बावड़ी? बावड़ी क्या होता है भाई आपके सामने? स्टेप वेल फॉर द वाटर स्टोरेज, मतलब पानी के लिए जो सीढ़ीदार जल स्रोत बनाए जाते हैं। किसके लिए? पानी के लिए जो सीढ़ीदार जो स्रोत बनाए जाते हैं उसको बावड़ी के नाम से जाना जाता है। स्टेप वेल फॉर द वाटर स्टोरेज, पानी को संरक्षित रखने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो जल स्रोत बनाए जाते हैं उसको बावड़ी के नाम से जाना जाता है। देखो ऐसे ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा इस प्रकार की सीढ़ी नुमा एक पानी, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, बाकी अलग अलग प्रकार की सीढ़ियाँ होती हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से पानी नीचे जाता है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है भाई? बावड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बावड़ी के नाम से जाना जाता है। जो सीढ़ीदार जल स्रोत होते हैं,
सीढ़ियों के माध्यम से जो पानी है वो नीचे की तरफ जाता है, उसी को बावड़ी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाला पर्सन है चांद बावड़ी लोकेशन। चांद बावड़ी आपके सामने कहाँ पर है उसके बारे में आपको बताना है। चांद बावड़ी की लोकेशन कहाँ पर है? तो आबानेरी में चांद बावड़ी है, वो आपके सामने पाई जाती है। कहाँ पर? आबानेरी की। और राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की नहीं पूरे भारत की शायद दूसरी सबसे बड़ी या सबसे गहरी आपके सामने बावड़ी है चांद बावड़ी। 3435 इसके अंदर कुल, शायद 3400 इसके अंदर कुल कितनी है सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं चांद बावड़ी के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन भाई, चांद बावड़ी के अंदर कितनी आपके सामने सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं, ये वाला भी पर्सन आ सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है आबानेरी जगह है वो किस चीज़ के दोसा किस चीज़ के लिए फेमस है, इसके बारे में आपको बता सकते हो। राणा जी की बावड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है? राणा जी की जो बावड़ी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है भाई? ऑर्नेटेड स्टेप वेल एट बूंदी। तो बूंदी आपके सामने जो अपना जिला है उसके अंदर ये अलंकृत बावड़ी है। अलंकृत बाउंड्री क्या बावड़ी क्या होती है? इस प्रकार की बावड़ी जो सिर्फ आपके सामने अपने जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? अलग अलग प्रकार की जो कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है उसके लिए आपको बताना है। तो राणा जी की बावड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अपने उसमें अलग अलग प्रकार की जो अलंकृत जो कि इसका उपयोग कर रखा ना, जो कलाकृतियों का प्रयोग कर रखा है उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध आपकी कौन सी? राणा जी की बावड़ी। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। राणा जी की बावड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? उसके अंदर जो अलंकृत अलग छोटी छोटी जो मीनाकारी कर रखी है उस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है राणा जी की बावड़ी। समझ में आ गया? पानी के लिए अलावा उसकी जो कलाकृतियाँ हैं उसके अंदर उसकी जो निर्माण कला है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके लिए प्रसिद्ध है। अगले वाला प्रश्न है झुंझुनू के कुएं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? देख लो, झुन्ना का कुआं को भी नाम हो रही है थारा। कम्युनिटी वाटर सोर्स मतलब जो सामुदायिक जल स्रोत के रूप में झुंझुनू के अंदर आपके सामने भाई पहले से कोई ना तो नहर की व्यवस्था हुआ करती थी, ना आपके सामने और कोई व्यवस्था हुआ करती थी। तो हमारे पुराने समय में जो हमारे कुओं का निर्माण किया जाता था, आजकल लड़कवानी लगभग पहले जो गोल सा कुआं होना, पहले का टाइम में भी एक चौकोर कुआं को निर्माण कर जाया कर, तो जो क्या है करता आपके सामने एक जो ऊंचा सो चबूतरा के ऊपर निर्माण कराया जाया करता जन को, और जन के ऊपर 4 पिलर बड़ा बड़ा 4 पिलर बनाया जाया करता। देख लियो कोई थारा पुराना शहर के अंदर मंडावा की जो पीके मूवी है उसके अंदर भी दिखाया गया कुआं है। और भी थारा आसपास अगर कोई शहर में जाओगा तो कोई ना कोई पुराना टाइम को कुआं मिल जाएगा चौकोर वालों। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सुंदर कलाकृतियाँ भी हुआ करती थी, देखने में भी खूबसूरत होते थे और जनता को जल आपूर्ति करने का काम तो करते ही करते थे। अगले वाला है पर्पज ऑफ स्टेप वॉल। जो बावड़ियाँ हुआ करती हैं, स्टेप वॉल्स होती हैं, इनका आपके सामने क्या काम होता था? तो बावड़ियों का क्या उद्देश्य हुआ करता था भाई? जल संरक्षण करने का काम हुआ करता था। पहले के टाइम पे जब एक ट्यूबवेल और आपके सामने कुएं तो कम देखने को मिलते थे, इसीलिए प्राचीन समय में किसका निर्माण किया गया? बावड़ियों का निर्माण किया गया, ताकि क्या हो सके जो बरसात का पानी है वो जैसे इन पे पड़े तो सीढ़ियों के माध्यम से सीधा नीचे की तरफ आकर इकट्ठा हो सके। इसीलिए वर्षा जल संरक्षण के लिए अपन ने क्या किया गया था भाई? इन बावड़ियों का निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, वर्षा जल संरक्षण के लिए इस प्रकार की बावड़ियों का निर्माण हुआ था। डैम, बांध का क्या अर्थ होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डैम? डैम बांध का क्या अर्थ होता है? बैरियर टू द स्टोर वाटर, जल संरक्षण की संरचनाएं होती हैं। बांध क्या चीज़ होती है भाई? आपके सामने बांध जो पानी होता है, बरसात का जो पानी होता है उसको संरक्षित करने की चीज़ होती है। किस चीज़ की चीज़ होती है? बरसात का जो पानी होता है, वर्षा का जो जल होता है उसको संग्रह करने की जो जगह होती है उसको बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? बांध के नाम से जाना जाता है। बरसात का पानी है जो जिस चीज़ में इकट्ठा होता है उसी को बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बांध के नाम से उसको जाना जाता है। वर्षा का जल संग्रह करने का काम करता है। अगले वाला है राजसमंद सिग्निफिकेंसेज। राजसमंद झील का क्या महत्व है? इट इज़ ए हिस्टोरिक इम्बैक्रमेंट लेक। ये राजसमंद के अंदर झील पाई जाती है, बहुत बड़ी झील है, कृत्रिम झील है आपके सामने। बहुत ही ऐतिहासिक जलाशय है जहाँ पर आपके सामने लाखों लोगों को जल प्रदान करने का और कृषि करने के लिए आपके सामने काम में आती है। सॉरी, शायद जैसमंद झील है भाई आपके सामने, कृत्रिम झील जैसमंद झील। एशियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, पूरे जो एशिया है ना, उसकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? जैसमंद झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, जैसमंद झील है वो भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में उसको जाना जाता है।
आर्किटेक्चर ऑफ डैम्स, डैम्स का आपके सामने स्थापत्य कला क्या होती है, इसमें इस पत्थरों के मेढ़े बनाई जाती है, जो पत्थर होते हैं उसको काट करके अनेक प्रकार के आपके सामने कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। उसी को किसके नाम से जाना जाता है, आर्किटेक्चर ऑफ डैम। मतलब जो पत्थरों को तोड़ तोड़ के आपके सामने जो डैम हुआ करते थे, जो बांध हुआ करते थे, उनके किनारे लगा दिए जाते थे उनके तटबंधों का निर्माण करने के लिए, ताकि आपके सामने जो पानी है वो बाहर नहीं जा सके। उसी को मंदिर जो बांधों की स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। कल्चरल वैल्यू ऑफ वाटर वर्क्स, सांस्कृतिक मूल्य क्या हुआ करता था, है ना। सामुदायिक जीवन, कम्युनिटी लाइफ एंड रिचुअल्स, जो सामुदायिक जो मूल्य क्या हुआ करते थे आपके सामने, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मोनूमेंट्स ऑफ राजस्थान से संबंधित मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो को जरूर से, जो उम्मीद है पूरा देखा होगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।